नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी के ऐप पर आपका स्वागत है और मैं आनंद मॉडर्न हिस्ट्री का हस्ताक्षर आपके सामने हिस्ट्री की अपनी अगली क्लास के साथ मुखातिब हुआ। अक्सर मेरे मुंह से हिस्ट्री की बजाय ज्योग्राफी जैसा प्रोनाउंसिएट हो जाता है क्योंकि ज्योग्राफी वाले फेस से भी बाहर नहीं आए। खैर, इतिहास में जो हमने अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो 1857 था और 1857 की जो लास्ट क्लास अगर आपको याद होगी तो वो थी आपके जब लखनऊ को दोबारा कैप्चर कर लिया जाता है। किसको? लखनऊ को। लखनऊ को जब कैप्चर किया जाता है तो इसमें मैंने एक नाम लिया था अहमदुल्ला। किसका नाम लिया था? अहमदुल्ला। देखिए, लखनऊ में आपके जो मेन खिलाड़ी कौन थे? वो थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। और हम क्या देखें कि बेगम हजरत महल जो है, जब ये आपके जो है 21 मार्च 1858 को लखनऊ पे दोबारा कब्जा किया जाता है तो बेगम हजरत महल जो है वो नेपाल भाग जाती है। अब इनकी मदद करने वाला था फैजाबाद का एक मौलवी। फैजाबाद का एक मौलवी था, उसका नाम था अहमदुल्ला। कौन था? अहमदुल्ला। देखिए, अहमदुल्ला जो था ये बेसिकली मद्रास का था। कहां का था? बेसिकली ये जो है मद्रास का था और इसने जो है आपके ईआईसी के खिलाफ जो है जिहाद घोषित कर दिया था 57 के संग्राम को। क्या कर दिया था? जिहाद घोषित कर दिया था। इस कारण से अहमदुल्ला के ऊपर सरकार ने कितना 50,000 रुपए का इनाम लगा दिया। इसके ठीक बाद 50,000 का इनाम गब्बर सिंह के ऊपर लगाया गया था। 50,000 का इनाम रखिए सरकार, हम पैसा गब्बर सिंह बोल के जो है प्राउड फील किया करता था। ठीक उसके पहले जो है 50,000 रुपए का इनाम उस समय में 1857 के समय में 1858 के समय में मौलवी अहमदुल्ला पे 50,000 रुपए का इनाम, यानी 50 करोड़ से कम का इनाम हम नहीं मान सकते आज वर्तमान जो आपके मुद्रा जो है क्या कहते हैं वैल्यू होगी उस हिसाब से। बाद में होता क्या है इनका? इनका होता यह है कि अहमदुल्ला के एक मित्र थे जगन्नाथ सिंह। कौन थे? जगन्नाथ सिंह। ये इनके मित्र थे और ये कहां के महाराजा थे? ये महाराजा थे पवई के। इन्होंने क्या किया? धोखा दिया और धोखा देकर अहमदुल्ला को गिरफ्तार करवा लिया है और अहमदुल्ला को बाद में फांसी दे दी जाती है और क्या किया जाता है? आपके जगन्नाथ सिंह को 50,000 रुपए की रकम दे दी जाती है। ठीक है, तो ये लखनऊ और लखनऊ से जुड़े जो है आंदोलनकारी थे जिनकी चर्चा मैंने आपसे की है। लखनऊ के बाद अब ये विद्रोह जाता है कानपुर। कहां जाता है? कानपुर। और कानपुर में इस विद्रोह की तारीख हम देखते हैं 5 जून 1857। ठीक है, और कानपुर में इस क्रांति के नायक दो लोग थे। एक है आपके नाना साहेब, या नाना राव कह सकता हूं मैं उनको, है ना, पेशवा नाना राव। और दूसरे इनके साथ थे इनके सहयोगी अजीमुल्ला खान। कौन थे? अजीमुल्ला खान। पेशवा नाना राव की चर्चा मैंने काफी देर में शुरू की है, इनके सहयोगी अजीमुल्ला खान की चर्चा भी मैंने काफी देर में शुरू की है। बट मैं आपको बताऊं, देशी रियासतों के ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की इस नीति के जो मुख्य आपके कथाकार थे, जो मुख्य आर्किटेक्ट थे, वो आपके बिठूर में निर्वासित पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना राव साहब थे। 1853 में जब आपके पेशवा बाजीराव सेकंड की मृत्यु हो जाती है, इसके बाद नाना राव साहब को दो तरह के आघात मिलते हैं। पहला तो यह कि इन्हें पेशवा का पद नहीं मिलता और दूसरी बात यह कि इन्हें पेशवा की पेंशन भी प्रदान नहीं की जा रही थी। क्यों? क्योंकि पेशवा अंतिम बाजीराव सेकंड थे। जब मैंने आपको एंग्लो मराठा पढ़ाया था तब ये बताया था आपको। तो 1853 में क्या होगा कि भाई साहब ये आपके पेशवा नाना राव के जो सहयोगी हैं कानपुर के, अपने एक उत्तर प्रदेश में शहर है कानपुर, उसके आपके जो है पुराने कानपुर के इलाके के निवासी थे अजीमुल्ला खान। अजीमुल्ला खान पेशे से वकील थे और नाना राव ने इन्हें क्या किया? लंदन भेजा था पेंशन की बातचीत के लिए कि ये महारानी से मिले और नाना राव की पेंशन बहाल करें। कई इतिहासकार नाना राव के पक्ष में है, बाद में, ऐसा नहीं कि उस समय, बाद में ये कहते हैं कि हाँ, नाना राव के मामले में कंपनी सरकार गलत थी। हालांकि जब अजीमुल्ला खान इंग्लैंड जाते हैं तो वहां पर इनको कोई मदद नहीं मिलती है और उस समय ये आपके इंग्लैंड और क्रीमिया के वॉर में भी देखे जाते हैं और अजीमुल्ला खान को लास्ट टाइम यूरोप में उसी अंग्रेज और क्रीमिया की वॉर साइट पर देखा जाता है। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि ये रूस के जार से मिलते हैं, ये टर्की से मिलते हैं और इवन ऐसा तक कहा जाता है कि इन्होंने नाना राव का एक पत्र भी फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट को दिया जिसमें ये बात लिखी थी कि नेपोलियन बोनापार्ट महोदय को जितना जल्दी हो सके भारत आना चाहिए और विद्रोह में इंग्लैंड को बाहर निकालना चाहिए। तो अजीमुल्ला खान और नाना राव का एक इंटरनेशनल कनेक्शन हमें देखने को मिल रहा है जो कि जो है 1857 के संग्राम में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है। नाना राव के नेतृत्व में कानपुर में जो है
इनके क्रांतिवीर जो थे, रामचंद्र पांडुरंग का नाम भी हमें सुनने को मिलता है, और रामचंद्र पांडुरंग को आप टिपिकली जानते हैं किसके नाम से? रामचंद्र पांडुरंग को जो है आप मूल नाम से जानते हैं तात्या टोपे के नाम से। किस नाम से? तात्या टोपे के नाम से। तो तात्या टोपे हैं, अजीमुल्ला खान है, पेशवा नाना राव हैं, ये तीनों के तीनों लोग मिलकर क्या करते हैं? कानपुर में क्रांति का जो है बिगुल बजाते हैं। कानपुर में क्रांति से जुड़ी दो घटनाएं जोड़ी जाती हैं। एक तो जोड़ी जाती है बीबीगंज की कहानी, और एक दूसरी जोड़ी जाती है सत्ती चौरा की कहानी। सत्ती चौरा को वर्तमान समय में कानपुर में मैस्कर घाट कहा जाता है। कहानी ये थी कि जब कानपुर सौंपा गया था नाना राव को, उसके बाद कई अंग्रेज अधिकारी अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ जो है कहाँ गंगा के रास्ते इलाहाबाद जाने का प्रयास कर रहे थे, परंतु क्रांतिकारियों ने क्या किया था कि उनके जाने से पहले ही अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा, और इसके क्रम में उन्होंने कई अंग्रेज स्त्रियों की भी जो है हत्या की और कई अंग्रेज बच्चों की भी हत्या की। देखिए, सुनने में मार्मिक लग सकता है, बट एक चीज बताऊं कि जब कभी हिंसा का एक तूफान सा आ रहा होता है, उस समय सही गलत की भावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती हैं, और अगर आपको ये बुरा लग भी रहा है तो आप मान सकते हैं, नैतिक रूप से मान सकते हैं कि यहाँ पर भारतीयों की तरफ से कुछ गलतियां हुई, बट इसकी शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इसका विद्रोह और जो है भरभत स्वरूप हमारे सामने निकल के आता है। ठीक है, दूसरी कहानी जो कानपुर की आप देखते हैं, दूसरी कहानी जो है आपके, वो कहानी कहलाती है बीबीगंज की, ये बीबीगढ़ की कहानी। बीबीगढ़ की कहानी में हालांकि नाना राव की भूमिका बड़ी सकारात्मक देखी जाती है। कुछ अंग्रेज स्त्रियों ने ऐसा बताया कि यदि नाना राव साहब समय पर ना आए होते तो उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता। ठीक है, कानपुर के ही अंगद सिंह को बुलाया गया था आउटरम और टेलर द्वारा, यानी आउटरम और टेलर जो इस समय लखनऊ में विद्रोह कर रहे थे, उन्होंने अंगद सिंह नाम के एक गुप्तचर को भेजा था, जो कि उन्नाव के रास्ते कानपुर आया था, और कानपुर में जो आपके कैंट का क्षेत्र है वहां पर, या फूलबाग के आसपास जो ब्रिटिश छावनी थी, वहां पर मदद मांगने आए थे। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ। नए फैक्ट्स लग रहे होंगे, बट इतिहास मैंने खुद नहीं खोदा है, इतिहासकारों ने जो खोदा है उसी को मैं आपके सामने पेड़ पौधे के रूप में प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब कानपुर की कहानी तो मजेदार थी, शानदार थी, बट कानपुर भी जो है बहुत लंबे समय तक कंट्रोल में रह नहीं पाता, क्योंकि कैम्बेल महोदय फिर कानपुर आते हैं, और कानपुर भी जो है आपके नाना राव के कब्जे से छुड़ा लिया जाता है, और नाना राव को अंतिम बार कहाँ? नेपाल में ही देखा गया था। बेगम हजरत महल भी नेपाल निर्वासित होती हैं, और पेशवा नाना राव भी कहाँ निर्वासित होते हैं? तथा नेपाल ही निर्वासित होते हैं। ठीक, तो ये हो गई आपके कहाँ की? कानपुर की कहानी। इसके बाद जो है अगली लड़ाई अगर हम देखते हैं तो वो बड़ी महत्वपूर्ण जगह आ जाती है, बड़ी चर्चित जगह, वो है झांसी। कौन सी है? झांसी। झांसी आपके बुंदेलखंड का क्षेत्र है, और यहां भी विद्रोह हम क्या देखते हैं? 5 जून 1857। देखिए, 5 जून और 6 जून या 5 जून या 4 जून को लेकर अलग अलग किताबों में कुछ घटनाएं अलग अलग हो सकती हैं, बट आप 5 या 4 के बीच या 5 या 6 के बीच रहिएगा। ऐसा नहीं है कि वो जून की बजाय जुलाई में हो जाएगी। ठीक, उस पर इतिहासकारों का एक मत नहीं है। या कमीशंस ने अक्सर ये जो ऑफिशियल तारीख मानी है वो 5 जून ही मानी है कानपुर और झांसी के मामले में। ठीक है, झांसी का विवाद क्या था? झांसी जो है आपके सिंधिया राज परिवार का एक गढ़ था, एक रियासत थी, और यहाँ के गंगाधर राव शासक थे। गंगाधर राव का जो विवाह है आपके बिठूर में धोंदू पंथ की जो है एक अधिकारी, उनकी प्रिय बेटी मणिकर्णिका से किया जाता है। मणिकर्णिका यानी मनुबाई का जन्म आपके बनारस में होता है। इनको ब्रॉटअप किया जाता है कहां पर? इनको ब्रॉटअप किया जाता है कानपुर में, बिठूर में, और यही कानपुर बिठूर से इनका विवाह तय कर दिया जाता है ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार के फैमिली के गंगाधर राव से, जो कि राज कर रहे हैं झांसी पर। गंगाधर राव और मणिकर्णिका को, अच्छा वैसे लक्ष्मीबाई का नाम जो मणिकर्णिका को दिया गया वो गंगाधर राव द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, तो लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव को कोई भी वैध संतान पैदा नहीं होती है, और बिना वैध संतान हुए गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। अब मैं आपको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी वेबगत के सिद्धांत का दूसरा एक तरीका बताऊंगा राज्य हड़पने का, कि यदि किसी रियासत को कोई वैध उत्तराधिकारी प्राप्त नहीं हुआ है तो ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? उसकी रियासत को एनेक्स कर लेंगे, विलय कर लेंगे, और इसी आधार पर झांसी का विलय 1853 में किया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने लंबे समय तक जो है आपके ब्रिटिश काउंसिल से बातचीत की है, लेटर्स भेजे हैं, इवन कई जो है एक अंतिम जो बात मुझे मालूम चली है वो ये कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस बात के लिए तैयार थी कि यदि उनके बेटे गंगाधर राव को पुत्र घोषित जो है सम्राट घोषित कर दिया जाता है, झांसी का राजा घोषित कर दिया जाता है, तो वो ब्रिटिशर्स के प्रति किसी भी प्रकार के विद्रोह के लिए जो है प्रयास नहीं करेंगे। परंतु जब सारी की सारी बातचीत विफल रहती है, इसके बाद झांसी रानी लक्ष्मीबाई के पास अंतिम विकल्प ये बचता है कि विद्रोह करें, और ऐसे में 5 जून 1857 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह कर देती है। ठीक है, इनमें इनके साथ कुछ बहुत बहादुर लोग रहते हैं, है कि नहीं? और जो बहादुर लोग अगर हम बात करें तो इनमें इनके साथ रहती हैं झलकारी बाई। झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की तरह दिखने वाली एकदम जो है उनकी हमशक्ल थी, ठीक है कि नहीं? और लक्ष्मीबाई जो है कई स्थानों पर झलकारी बाई को लक्ष्मीबाई के तौर पे पोर्ट्रे भी कर चुकी थी। इन्हीं झांसी में एक वीरांगना थी उदा देवी। कौन थी? उदा देवी।
सवाल कमीशन द्वारा पूछा गया है, हालांकि ये पीसीएस परीक्षा में नहीं पूछा गया, बट उत्तर प्रदेश की ही टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में एक प्रश्न बड़ा छाया रहा, चर्चित रहा कि 1857 के संग्राम में एकमात्र दलित महिला जिसने संग्राम को लड़ा वो थी उदा देवी, और वो भी आपके रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ ही दिखाई पड़ रही। तो ये कहने को तो बोलूं तो लखनऊ में आपके बेगम हजरत महल के साथ कई अफ्रीकी महिलाओं ने भी, कई नृत्यांगनाओं ने भी जो है इस विद्रोह में भाग लिया है। लेकिन बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये एक फैक्ट, कंसिडरेबल फैक्ट है कि हाँ, कोई दलित महिला, कोई महिला है और वो दलित है और 57 के संग्राम में है, तो ये फैक्ट बनने की पूरी गुंजाइश है। अभी तक कमीशन में पूछा नहीं गया है, इसलिए इस सवाल के लिए आप तैयार रहिएगा, किसी भी दिन किसी भी परीक्षा में ये उठ के आपके सामने दिखाई पड़ेगा कि उदा देवी 1857 की एकमात्र दलित महिला थी जिन्होंने संग्राम में भाग लिया। ठीक है कि नहीं? 17 जून को आप ये समझिए कि 23 मार्च 1858 को रानी लक्ष्मीबाई को पराजित कर दिया जाता है। 23 मार्च 1858 को हीरोज द्वारा जो है पराजित कर दिया जाता है। ठीक, इसके बाद लड़ाई आगे बढ़ती है और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई झांसी छोड़कर ग्वालियर आगे बढ़ती है, और ग्वालियर में भी आपको मालूम है कि एक बहुत लंबी लड़ाई के बाद फाइनली अंततः 17 जून 1858 को, कब? 17 जून 1858 को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है, और झांसी पर कैप्टन ह्यूरोज के नेतृत्व में फिर से कमांड एस्टेब्लिश हो जाती है अंग्रेजों की। ह्यूरोज ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बड़ी प्रभावशील बातें कही। उन्होंने कहा है कि 57 के संग्राम में जितने विद्रोही उन्होंने देखे उनमें एकमात्र मर्द थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, ये इतना हाइपरबोलिक सी बात जो है, ये कह सकता हूँ कितने उनकी वीरता से इंप्रेस होकर ये कैप्टन हीरोज ही उनके बारे में ऐसी बातें कह रहा है। ठीक है, इसके बाद जो अगला विद्रोह आप देखते हैं, अगला विद्रोह आप देखेंगे बिहार में जगदीशपुर में। बिहार के कहा? जगदीशपुर। मेरे पास जगह भर गई है बट जगदीशपुर में लिख दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए बिहार में सबसे पहले जो है विद्रोह होता है पटना में। ठीक है, मियां पीर जो थे उन्होंने, एक जो किताब वाचक थे पिया मीर, उन्होंने क्या किया था, पटना में सबसे पहले विद्रोह किया था। लेकिन 1857 में बिहार में जो सत्ता, जो अंग्रेजों के खिलाफ एक ज्वाला देखी जाती है भड़कती हुई, वो आरा के राजकुमार, आरा के जमींदार बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में देखी जाती है। ये आरा के जमींदार थे और 1857 के संग्राम में सबसे वृद्ध नेता थे आपके बाबू कुंवर सिंह, जगदीशपुर के हैं, और इनका नाम क्या था? बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, बाबू कुंवर सिंह के बारे में अगर बात की जाए तो बाबू कुंवर सिंह जो है आपके 1857 के संग्राम में अंग्रेजों से सबसे ज्यादा लड़ाइयां जीतने वाले योद्धा थे। 80 वर्ष से भी अधिक इनकी उम्र थी, और इन्होंने लड़ाई के दौरान अगर आप देखेंगे तो 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु से पहले, 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु से पहले पहले इन्होंने बहुत लंबे क्षेत्र जैसे मिर्जापुर, रीवा और बांदा तक के क्षेत्र जो है जीत लिए थे। ये अलग बात है, खुद अपनी रियासत जगदीशपुर को ये नहीं बचा पाए अंग्रेजों से, परंतु 57 के संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बेहतरीन ढंग से, यही कह सकता हूँ कि सबसे बहादुरी भरे ढंग से, अगर आपको कोई एक नाम याद करना हो कौन थे, तो वो थे आपके महोदय बाबू कुंवर सिंह। इसके बाद क्रांति चली जाती है इलाहाबाद, और इलाहाबाद में इस क्रांति को हम देखते हैं कि ये कब होती है। इलाहाबाद की क्रांति, ये देख लीजिए, यहां पर मैं इलाहाबाद लिख दे रहा हूं, और इलाहाबाद की इस क्रांति को लीड कर रहे थे चौधरी लियाकत अली। कौन थे? चौधरी लियाकत अली। चौधरी लियाकत अली के बारे में अगर मुझे कुछ बताना पड़े तो मैं आपको इतना ही बता सकता हूं कि बाकायदा ये जो है आपके बनारस और इलाहाबाद के जो है एक विशाल क्षेत्र के जमींदार थे, और अपनी जमींदारी के संदर्भ में जो है ये आपके जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ आते हैं, बट इनका भी क्या होता है, बहुत जल्दी ही विद्रोह का दमन कर लिया जाता है। ठीक है, ये आपके उन नायकों की मैंने आपसे बात की है जो कि बकायदा एक विशाल क्षेत्र में बड़ी सक्रिय पूर्ण ढंग से यहाँ पर आपको एक्टिव दिखाई देते हैं। अब इनमें से एक जगह ग्वालियर है। कहाँ? ग्वालियर। ग्वालियर में आपके समझिए कि मान सिंह, ये कह सकता हूँ कि तात्या टोपे ने कानपुर में अपना विद्रोह की यात्रा पूरी करने के बाद जो अगली लड़ाई संभाली थी, वो लड़ाई संभाली थी ग्वालियर में तात्या टोपे जी ने। बाद में इन्हीं तात्या टोपे को इनके ही मित्र मान सिंह द्वारा धोखा दिया जाता है, और फिर बाद में इनको क्या हो जाता है, मान सिंह ने धोखा दिया, अलवर के जंगलों में इन्हें गिरफ्तार किया गया, और फिर फाइनली एमपी के शिवपुरी में इनको फांसी दे दी जाती है। क्या किया जाता है? शिवपुरी में इनको अंततः तौर पर फांसी दे दी जाती है। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि लगभग लगभग जितने भी बड़े आपके विद्रोह के केंद्र थे, मैंने आपको सारे के सारे बड़े विद्रोह के केंद्र बना दिए हैं।
ठीक है। बरेली का भी एक क्षेत्र था, ध्यान से देखिए, ये आपके बरेली का भी एक केंद्र था, और बरेली में जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे खान बहादुर खान। कौन थे? खान बहादुर खान। ये वो प्रोमिनेंट नाम है जो कि क्रांति के दौरान आज तक जितने सवाल पूछे गए उस पर इन क्रांति वीरों को पूछा गया। परंतु क्या केवल यही क्रांतिवीर थे? आप क्या देखेंगे कि मैं एक साथ अब सारे के सारे क्रांतिवीरों का नाम लेता चला जाता हूं और उनके स्थानों की जो है कहानी आपसे लेता चला जाता हूं, और दमन किसने किया ये पूरी पूरी लिस्ट आप चाहे तो मेरे साथ सुनते चले जाइए। सबसे पहला नाम आता है आपके दिल्ली का, चाहे तो चलिए मैं लिख भी देता हूं, ठीक है, ताकि आपके पास एक प्रिंट फॉर्म में पूरी पूरी जो है लिस्ट आ जाए। ये है क्रांतिकारी, ये है इनका क्षेत्र, और ये है दमनकर्ता कि दमन किसने किया, है कि नहीं? तो जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। सबसे पहले कौन था? दिल्ली। और दिल्ली में क्रांति कौन कर रहा था? बख्त खान। और दमन कौन करता है? हडसन। कौन करता है? हडसन। ठीक है। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि आपके लखनऊ और कानपुर दिखाई पड़ेगा। लखनऊ, बेगम हजरत महल। और दमन किसने किया था? कैंपबेल ने। ठीक है। इसके बाद आपको दिखाई पड़ेगा कानपुर, नाना राव जी द्वारा। और दमन किसने किया था? कैंपबेल। ठीक है। इसके बाद झांसी, लक्ष्मीबाई दी द्वारा ये जो है नेतृत्व किया गया। और यहां पर दमन किसने किया? क्या यूरोज ने। सवाल पूछे गए हैं कि कहां की क्रांति का दमन किसने कहां पर किया। इसके बाद इलाहाबाद, यहां पर आपके नाम आपने क्या सुना था? लियाकत अली। और दमन करता थे कर्नल नील। कौन थे? कर्नल नील। इसके बाद आप देखेंगे फतेहपुर। कहां? फतेहपुर। और फतेहपुर में आपको दिखाई पड़ेंगे अजीमुल्ला खान। फतेहपुर में आपको कौन दिखाई पड़ेंगे? अजीमुल्ला खान। और अजीमुल्ला खान के इस क्षेत्र को जो है कर्नल नील और इनको हराया था लेनार्ड और नील के संयुक्त नेतृत्व में। इसमें हम नील का नाम प्रमुख तौर पर याद कर सकते हैं, नील प्लस लेनार्ड। ठीक है। इसके बाद जो है मेरठ, मेरठ के लीडर थे कदम सिंह। ये मेरठ की अगर मैं बात करूं तो मेरठ में जो जिस कदम सिंह का नाम लिया जा रहा है, कदम सिंह वही सिपाही हैं जिन्होंने बकायदा मेरठ छावनी में विद्रोह काटा था। ठीक है। और इसमें जो है आपके क्रांतिकारी जो क्रांति दमन करता थे आपके कर्नल फिनिश। कौन थे? कर्नल फिनिश। ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको बरेली का क्षेत्र देखने को मिलेगा। और बरेली मैंने अभी बताया कि कौन थे? बरेली के थे आपके खान बहादुर खान। और वहां पे खत्म किया था विंसेंट आयर ने। और समाप्त किसने किया है? विंसेंट आयर। ठीक है। अब इसके बाद फैजाबाद, और आपको मालूम कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे। नेक्स्ट स्लाइड तक जाना पड़ेगा हमें। मौलवी थे अहमदुल्ला। ठीक है। और ये विद्रोह किसने समाप्त किया था? जनरल रेनॉल्ड ने। किसने? रेनॉल्ड ने। ठीक है। ये वो प्रसिद्ध जगह है जो आज तक कभी कमीशन द्वारा पूछी गई है। बट ऐसा नहीं कि कमीशन ने और कहीं पर सवाल नहीं किए। जैसे अब आप लिखते चले जाइए, गोरखपुर। कौन? गोरखपुर। और गोरखपुर के क्रांतिकारी जो कौन थे वो थे गजाधर सिंह। और इसके क्रांतिकारी कौन थे? गजाधर सिंह। ठीक है। गोरखपुर के बाद अगर आप अगला नाम देखेंगे तो उसमें आपको दिखाई पड़ेगा असम। असम के थे दीवान मनीराम दत्ता। कौन थे? असम के थे दीवान मनीराम दत्ता। विद्रोह मथुरा में देखा जाता है, और मथुरा के नायक थे देवीराम सिंह। कौन थे? देवीराम सिंह या देवी सिंह। इसके अलावा जो है आप क्या देखेंगे? हरियाणा। हरियाणा में जो है राव तुलाराम जी जो है
ये हरियाणा के क्रांतिकारी थे। इसके बाद सतारा, सतारा में बहुत ज्यादा पूछा गया। सतारा के रंगोजी बापू गुप्ते थे। सतारा के थे रंगोजी बापू गुप्ते। इसके अलावा आप देखेंगे तो मंदसौर, और मंदसौर में शहजादा जो है आपके फिरोज शाह, समझ गए। ये आपको मालूम है कि बाद में रंगून भेज दिया गया था आपके बहादुर शाह सेकंड जफर के साथ, ठीक है। इसके बाद कोटा में हरदयाल और जयदयाल दो भाई थे और इनको बकायदा तोप से उड़ा दिया गया था। हरदयाल और जयदयाल, जिनको तोप से उड़ा दिया गया था, ठीक है। जोधपुर में आप ये समझिए कि जोधपुर में ये सवाल पूछा गया है कि जोधपुर में किसने था। देखिए जोधपुर में राजा तो समर्थन में नहीं आया था, जोधपुर में राजा तो समर्थन में नहीं आया था क्रांतिकारियों के, बट इसका जो क्रांतिकारी वो था सिपाही सलार कौशल सिंह, वो जो है क्रांतिकारियों के सहयोग में आ जाता है। तो इसका नाम लिखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि एग्जाम में देखा है कि घटना चक्र और बड़ी किताबों में कौशल सिंह के बारे में पूछा गया, ठीक है। इसके बाद जो है आपके विद्रोह में जो है ना शामिल होने वाले लोगों में अगर हम बात कर लेते हैं तो विद्रोह में ना शामिल होने वाले लोगों में बड़ी संख्या है, बट परंतु जो कि है लगभग टॉपिक बहुत लंबा हो गया आज का, इसलिए हम क्या करेंगे कि आज की क्लास में आपके क्रांतिकारियों का जो अंत पूरा का पूरा है वो हमने पूरा देख लिया, ठीक है। अब जो है चर्चा करने जा रहे हैं हम इस क्रांति की असफलता के कारणों की। इसकी क्रांति की असफलता के कारणों की। देखिए पहली बात तो ये देखना है कि इस क्रांति में थे कौन कौन लोग नहीं। इस क्रांति में आपके कश्मीर के राजा गुलाब सिंह गायब दिखाई देंगे। इस क्रांति में आपके ग्वालियर के सबसे बड़े और उस समय के वर्तमान सबसे ताकतवर मराठा सिंधिया गायब दिखाई देंगे। और इसके अलावा नाम कोई एक नहीं है, ठीक है। इसमें कश्मीर, नाभा, जींद, पटियाला, भोपाल, नेपाल, होलकर, सिख और हैदराबाद के निजाम, ये वो ताकतें हैं जितनी मैंने बोली, इनको लिख लेना कहीं पर क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल टॉपिक है और लिखते लिखते शाम हो जाएगी, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं, आप लगातार उसको सुन लीजिएगा फिर से। चलिए मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि कौन कौन से जो है रियासतें हैं साथ में नहीं थी, तो उसमें कौन कौन आपको दिखाई पड़ेगा। नाभा, जींद, पटियाला, कश्मीर, भोपाल, नेपाल, ग्वालियर और हैदराबाद का निजाम इस लड़ाई में हमारे साथ नहीं था। इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि और कौन कौन हमारे साथ नहीं था, तो इसमें आपको जो है दिखाई पड़ते हैं कौन, इसमें आपको दिखाई पड़ते हैं आपके मध्यवर्ग जो परिवार था, जो शिक्षित मध्यवर्ग था, वो 1857 के संग्राम से पूरी तरह से जो है नदारद रहा था, ठीक है कि नहीं। और 1857 के साथ ही जब पूरी तरह से नदारद दिखाई पड़ेंगे तो यहां पर आपको क्या दिखाई पड़ेगा, यहां पर आपको दिखाई ये पड़ेगा कि जो है इसको एक मास सपोर्ट नहीं मिल पाता, ये किसानों का और सिपाहियों का विद्रोह के रह जाता है, ठीक है कि नहीं। तो अब यहां पर जो है इतना फैक्चुअल कवर करने के बाद अब हमें जो है 1857 में जो इसकी असफलता के कारण है उस पर जाना चाहिए। और असफलता के कारणों पर जो है कोई फैक्चुअल सवाल तो नहीं आता है, बट असफलता के कारणों का जो है स्टेटमेंट और एजर्शन वाइज सवाल पूछा जा सकता है, जिसके लिए आपको कंसेप्ट क्लियरेंस होनी चाहिए, ना कि फैक्ट क्लियरेंस, क्योंकि असफलता का कोई फैक्चुअल कारण थे भी नहीं, ठीक है। और उस एक चीज को अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, जैसे एकता का अभाव, इसका आपके यूनिटी, लैक ऑफ यूनिटी आपको इसमें दिखाई पड़ती है, एकता का अभाव दिखाई पड़ता है। कैसी एकता, क्रांति एक स्थान पर होती रही और दूसरे स्थानों पर जो है उसको दबाया जाता रहा, जैसे कानपुर में हुई तो कानपुर में दबा दिया गया, उसके बाद लखनऊ में हुई, उसके बाद लखनऊ दबाया गया, उसके बाद मेरठ में हुई तो बाद मेरठ दबाया गया, उसके बाद कहीं हुई तो बाद में। यदि क्रांति एक साथ एक स्थान यानी सारे के सारे स्थानों पर एक साथ हो गई होती तो अंग्रेजों के पास इतने संसाधन नहीं थे जो पूरे भारत पर हुए इस क्रांति को एक साथ जो है दमन कर लेते। दूसरी चीज है कि सीमित संसाधन थे, ब्रिटिशर्स के पास टेलीग्राम था, ब्रिटिशर्स के पास आपके रेल थी, ब्रिटिशर्स के पास पोस्ट ऑफिस था, ठीक है। उन्होंने बस यहां से एक मैसेज किया, तुरंत कुछ सेकंड्स में कुछ घंटों में मैसेजेस वहां कन्वे हो गए। कानपुर से अगर सपोर्ट चाहिए लखनऊ वालों को तो लखनऊ वालों ने तार किया, कानपुर में मैसेज आया और कानपुर से एक सेना तुरंत चल पड़ी। अब यहाँ पर भारतीय क्रांतिकारी क्या कर रहे थे, भारतीय क्रांतिकारी जो है पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी भेजने के बजाय घोड़ा भेज रहे थे, और घोड़े के ऊपर बैठा है एक और घोड़ा, कभी ऊपर बैठे वाले घोड़े को प्यास लग रही है, कभी नीचे बैठे वाले घोड़े को प्यास लग रही है, करते करते लखनऊ पहुंचने की जो डिस्टेंस है वो अंग्रेजों की 2 तो भारतीय क्रांतिकारियों की 4 थी। तो बकायदा मालगाड़ी से प्रॉपर भर के सिपाही लाए जाते थे और क्रांति को मार गोली बम धुआं कर दिया जाता था। ये हमारी एक बड़ी जो है हार थी। तीसरी एक चीज, राजनीतिक विजन की कमी। सबको ही ये मालूम है कि 57 के संग्राम में हमें ब्रिटिशर्स को भारत से बाहर निकालना है, परंतु भविष्य का भारत कैसा होगा इस विषय पर किसी की भी कोई एक मत या कोई भी विचार नहीं था। यानी क्रांति ये अधूरी ही रहती, यदि सफल हो जाती तो भी ये विद्रोह ही होता। इसे क्रांति की परिभाषा में तब गठित करते जब भारत में ये शासन, ये रजवाड़ा शासन समाप्त होकर चली आ रही व्यवस्था से कोई नई व्यवस्था जो है रिप्लेस की जाती, तो क्रांति कहना थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, जो सैन्य पिछड़ापन है, उनके पास बकायदा नई एनफील्ड राइफल्स हैं जिनका विरोध करके वो आए थे। हमारे सिपाहियों के पास क्या होगा, या तो पुरानी बंदूकें होंगी या पुरानी तलवारें होंगी। तलवार की लड़ाई तब लड़ी जाती है जब सामने वाले के पास भी तलवार हो और वो तुमसे 3 फुट या 4 फुट दूर खड़ा हो। बंदूक की लड़ाई तलवार से थोड़ी लड़ी जाएगी,
बंदूक की लड़ाई तो 50 फीट दूर बैठा एक आदमी आपको सीधा सीधा हेडशॉट मारेगा और चिकन डिनर करेगा, पबजी खेलेगा आराम से बैठ के, क्यों आएगा आपके पास वो? तो एक बैकवर्ड पावर का एक बिल्कुल एडवांस पावर से मुकाबला था, इस कारण से भी असफल रहते हैं। ठीक है, दूसरी एक चीज, ब्रिटिशर्स को कमांड करने वाला एक था, ब्रिटिशर्स को डायरेक्ट करने वाला एक था, ब्रिटिशर्स को मैनेज करने वाला एक था, लेकिन यहां पर आप क्या देखेंगे कि ऐसा कुछ भारतीयों के संदर्भ में आपको देखने को नहीं मिलता है। ठीक है कि नहीं? अब सवाल ये आता है कि 1850 आपके जो 7 का संग्राम हुआ है उसका परिणाम क्या रहा? 1857 का परिणाम क्या रहा? अंग्रेज पराजित हुए, अंग्रेज विजित हुए और भारतीय क्रांतिकारी पराजित हुए। सबसे प्राथमिक परिणाम तो यही रहा। अब इसके बाद जो कुछ और फैक्चुअल चीजें पूछ ली जाती हैं 57 से, वो मैं एक साथ पूरी लिस्ट बना देता हूं, देख लीजिए 1857 के आसपास क्या क्या घूमता है। ठीक है, क्रांति की यदि तारीख की बात की जाए तो मानी जाती है कि 11 मई 1857 है तारीख। भारतीय नायक अगर पूछा जाए तो कौन है? भारतीय नायक इसके थे बहादुर शाह सेकंड जफर। ठीक है, इसके बाद इस समय अगर पूछा जाए कि गवर्नर जनरल कौन था, तो वो थे आपके कैनिंग महोदय। कौन थे? कैनिंग। अगर पूछा जाए इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो इस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे आपके पामरस्टन। इस समय नेता विपक्ष कौन था, तो वो थे आपके डिजरायली। ठीक है, क्रांति का प्रतीक क्या था? तो क्रांति का प्रतीक था कमल एवं रोटी। क्रांति का प्रतीक क्या था? कमल एवं रोटी। अब अगर आपसे पूछा जाए कि कमल एवं रोटी ये प्रतीक किसने दिया था, तो ये दिया था गुरदास बाबा ने। किसने दिया था? गुरदास बाबा ने। और ये गुरदास बाबा कौन है? ये आपके नाना राव के शिक्षक थे। अंग्रेजों ने एक दिन का मुख्यालय बनाया था, और वो मुख्यालय इन्होंने क्या बनाया था? वो बनाया था इलाहाबाद को। क्या बनाया था? इलाहाबाद को। अब अगर पूछा जाएगा कि इस समय का जो है आपके अंग्रेज सेनापति कौन था, तो वो था एनिसन। वो कौन था? वो था एनिसन। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय विक्टोरिया कौन, जो महारानी थी वो कौन थी, तो इस समय की महारानी थी विक्टोरिया। कौन थी? विक्टोरिया। क्लियर है कि नहीं? और विद्रोह की तिथि क्या डिसाइड की गई थी? विद्रोह की तिथि डिसाइड की गई थी आपके 31 मई, परंतु विद्रोह हो जाता है 11 मई को ही, पहले ही। ठीक है कि नहीं? चलिए, अब विद्रोह के पहले था एनिसन, और विद्रोह के दौरान सेनापति आपके एनिसन तो पहले था, पर विद्रोह के दौरान कौन था? ये था कैंपबेल। कौन था? कैंपबेल। देखिए 1857 से जुड़ी आपके इतनी फैक्चुअल चीजें जो है आपको दिखाई पड़ गई हैं। अब कौन कौन सी रियासतें शामिल थी, तो आप देखेंगे कि इसमें अवध थी, झांसी थी, ठीक है, और कौन सी, जगदीशपुर थी, धार थी। ठीक है, ये सारे के सारे लोग जो है आपके 1857 के संग्राम में हमारे साथ दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हमें चर्चा करनी है असफलता के कारणों के बाद कि 1857 के बाद ब्रिटिशर्स के प्रति जो है भारत में किस प्रकार से या ये कह सकता हूं कि भारतीयों के प्रति ब्रिटिशर्स ने 1857 से सबक क्या लिया, है कि नहीं? तो जब बात करेंगे हम सबक लेने की, तो वहीं से आपके टॉपिक की शुरुआत होती है। वो शुरुआत होती है आपके महारानी के इलाहाबाद के घोषणा पत्र की। किसकी? महारानी के इलाहाबाद के घोषणा पत्र की।